नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी लगातार चुटकी ले रही है और एनडीए गठबंधन के सहयोगी अनुप्रिया पटेल हो चाहे संजय निषाद हो, ये लगातार निशाना साध रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता सरकार के अंदर ही रहकर सरकार पर एक तरीके से परोक्ष रूप से निशाना साध रहे हैं और मुद्दा है आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, भर्तियां, रोजगार। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए उलट पड़ा और इससे पार्टी को नुकसान हुआ। अब बहुत सारे लोग इससे सहयोगी दलों के बीच फेस सेविंग की बात कर रहे हैं कि सहयोगी दल बार बार सरकार पर सवाल उठाकर, चाहे अनुप्रिया पटेल हों और चाहे अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता हों, वो सवाल उठाकर अपने चेहरे को क्लीन रखना चाहते हैं कि पिछड़ों के बीच कम से कम वो जा सकें। अब कुल मिलाकर अगर देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण का पालन, आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण का पालन ना होने को लेकर प्रदेश सरकार को एक बार कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाया है और कहा है कि आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। अपना दल एस की अध्यक्ष ने कहा है कि आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हैं उससे हक मारा जाता है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी भर्तियों को लेकर कहा है कि वो दबे कुचले लोगों को नौकरी इसमें मिल जाती थी, लेकिन अब छोटी मोटी नौकरियां मिलने की भी गुंजाइश खत्म होती जा रही है। अपना दल एस की मांग है कि आउटसोर्सिंग के तहत भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। ये मांग की अनुप्रिया पटेल ने उनके इस पत्र के बाद केशव मौर्य का भी वो पत्र सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार और ख़ास तौर पर कार्मिक और नियुक्ति विभाग जो मुख्यमंत्री के पास हैं, पत्र लिखकर ये पूछा था कि नौकरियों में कितने % ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों, शोषितों का आरक्षण का पालन हो रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार के अंदर या एनडीए के अंदर ही विपक्ष नजर आ रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है, लेकिन आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लगातार रेल दुर्घटनाओं के बाद जो रेलवे कर्मचारी यूनियन है वो भी सवाल उठाते रहे कि आउटसोर्सिंग भर्ती से जो नुकसान हो रहा है वो उसकी क्षति नहीं पूरी की जा सकती और इस वजह से वो चाहते हैं कि नियमित भर्तियां की जाएं। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि जो भी परिस्थितियां हैं वो अपने तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को इस तरह की बात कहना, बार बार आरक्षण की बात कहना, इसको लेकर भी अलग तरीके से राजनीति हो रही, रणनीति हो रही है। और मायावती की सरकार में 2008 के आदेशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें मायावती सरकार ने संविदा भर्ती में एससी को 21% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का प्रावधान बनाया था। यानी डिप्टी सीएम ने अपने पत्र में मायावती की व्यवस्था को नज़ीर दिया गया है। तो मंथन में आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आउटसोर्सिंग भर्तियां आरक्षण से, इस पर कोई असर पड़ेगा? क्या आउटसोर्सिंग भर्तियों से आरक्षण क्या खत्म हो जाएगा? और क्या ये भर्तियां, जैसा अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि यह कैंसर से भी खतरनाक हैं क्या? बड़ा सवाल। अनुप्रिया पटेल का वो बयान और उसके बाद अखिलेश यादव बीच बीच में चुटकी लेते रहते हैं। उन्होंने फिर चुटकी ली है जो आपस की खींचतान है एनडीए के अंदर। सुनिए।
कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर है। उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग। क्योंकि आरक्षण की तो कोई व्यवस्था का पालन इसमें हो ही नहीं रहा है और ये अपना दल के लिए चिंता का विषय है। छोटी मोटी नौकरी पाने की जो गुंजाइश वंचित वर्गों के पास हुआ करती थी, अब ये आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो कोई ठेकेदार कर रहा है, कोई एजेंसी कर रही है, तो हमारे दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग उससे भी वंचित। देखिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी भर्तियां जो हो रही है उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती थी। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास 4 की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म होती जा रही है या कहिए हो गई है। तो इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं उसमें जो आरक्षण के नियम है उसका पालन होना चाहिए। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है। अखिलेश यादव भरपूर चुटकुले हैं पूरे फॉर्म में। वो कह रहे हैं स्टूल किट नेता, वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली वो अपना दौड़ भाग किया करते हैं। स्टूल किट नेता, उनका इशारा केशव मौर्य की तरफ है। वो कह रहे हैं उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। पिछले दिनों केशव मौर्य को अखिलेश यादव ने एक मानसून ऑफर दिया था कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। ये तो एक विपक्ष को मौका भी मिल गया है। लेकिन जो बड़ा अहम सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है कि भाई सरकार का सुख भी भोगोगे मंत्री जी, खुद केंद्र में मंत्री, पति उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, सारे विधायक सांसद उनका जो पार्टी का आनंद ले रहे हो, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? या तो आरक्षण के पक्ष में खड़े हो जाओ या सत्ता सुख भोग लो। ये बात बड़ी पते की कही अखिलेश यादव ने। और जो ये सवाल है, केशव मौर्य की चिट्ठी में कहा गया भाई मायावती ने 21% और 27% दिया था संविदा की भर्तियों में, आउटसोर्सिंग की भर्तियों में। ये सवाल उठ रहा कि भाई आउटसोर्सिंग में एजेंसियां भर्ती करती हैं, तो ये एजेंसियां आरक्षण का पालन क्या करेंगी? क्या इनसे क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्या? और ये एजेंसियां तो अपनी जेबें भरती हैं। उस गरीब को अगर नौकरी भी दे देंगी तो पैसा कितना देंगी सबको पता है। आज ही का एक वाकया है, उसको सुनाकर हम मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण वाकया है और ये मेरे साथ घटा है। पिछले 24 घंटे से मेरे घर की बिजली नहीं आ रही थी और मैं लगातार फॉलो कर रहा था विद्युत सप्लाई कंपनी को, और एक के बाद
कल शाम, कल रात तड़के 3 बजे, सुबह 6 बजे, दोपहर 1 बजे, इतने सारे लोग आए, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। शाम 6 बजे के दरमियान एक और व्यक्ति ने फोन किया कि भाई साहब आपका घर कहाँ है। झल्लाकर हमने कहा भाई आप 5वें व्यक्ति हैं 24 घंटे के अंदर जो मेरे घर का पता पूछ रहे हैं, अब बख्शो मेरे भाई, अब रहम करो, क्षमा करो, अब बिजली उजली हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं बताइए बताइए बताइए। खैर उन सज्जन का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। उनका नाम है RK यादव, विद्युत विभाग में कर्मचारी हैं। उन्होंने खैर 2-2.5 घंटे के अथक प्रयास के बाद मेरे घर की बिजली चालू कर दी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब मेरे घर की बिजली चालू हो गई, इसका धन्यवाद करने का मंच तो के न्यूज़ है नहीं। इस जो डिबेट लेकर हम आए हैं, आउटसोर्सिंग भर्ती, संविदा भर्ती, उससे उसका जरूर सीधा लेना देना है, इसलिए मैंने ये उद्धरण आज रखा। मसला ये है कि जब बिजली ठीक करने के बाद यादव जी ने हमसे कहा कि जो लोग पहले आपके यहाँ आए थे वो 8-8, 10-10 हज़ार के संविदा और आउटसोर्सिंग के भर्ती अनट्रेंड लोग थे भाई साहब। वो समझ ही नहीं पाए कि समस्या कहाँ है। जब आपने अधिकारियों को गर्म किया तो उन्होंने मुझे बुलाया शाम को जब अंधेरा हो रहा था और कहा जाओ ठीक करो, तुम परमानेंट कर्मचारी हो, तुम्हें 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो यादव जी की पीड़ा यह थी कि यही काम मुझे दिन में बता देते, मैं और अच्छा करके दे देता। आप फर्क समझ गए होंगे कि किस तरीके से संविदा और आउटसोर्सिंग भर्ती में अनट्रेंड या ऐसे युवा जिनको उस विधा की जानकारी नहीं, उन्हें भर्ती किया जाता है और उनको भी बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। आरक्षण वरक्षण को तो भूल जाइए। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। रेलवे में भी बहुत सारे जो आउटसोर्सिंग भर्तियां हो रही हैं उसको लेकर एक गंभीर संकट है। दुर्घटना की बड़ी वजह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी रेलवे के परमानेंट कर्मचारी वहां की यूनियन मानती है। वो 2 तस्वीरें भी दिखा दी जाएं, जो 2 पत्र हैं, एक अनुप्रिया पटेल का भी इससे पहले भी लिख चुकी हैं और एक केशव मौर्य का। ये सियासी चिट्ठियां हैं। इस बयान से पहले वो चिट्ठियां लिख चुकी हैं कि भाई आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, जो नौकरियां दी जा रही हैं, और अब ये बयान भी उन्होंने दे दिया, उसे कैंसर से बढ़कर बता दिया है। तो इसके पीछे क्या फेस सेविंग है, क्या पिछड़ों, शोषितों, दलितों के बीच कैसे जाएंगे, इसका रास्ता अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग या केशव मौर्य जैसे लोग तलाश रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या आउटसोर्सिंग भर्तियां कैंसर से ज़्यादा खतरनाक हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। मंथन में आज सीधे मेहमानों का परिचय। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। ब्रजेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह राजू भी जुड़े हुए हैं। राजू जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अपना दल एस के कभी संस्थापक सदस्य रहे, राष्ट्रीय अपना दल अखिल भारतीय के अध्यक्ष मान सिंह पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। रूपेश कुमार प्रदेश मंत्री हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के, आपका ही बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और डॉक्टर अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविरल आपका भी स्वागत। और डॉक्टर HN उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत रूपेश कुमार से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भाई ये आउटसोर्सिंग भर्ती कैंसर से भी खतरनाक हैं, उससे भी बढ़कर हैं। रूपेश कुमार, मंत्री जी ने ये बात तो बड़ी गंभीर कही है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई कुर्सी भी चाहिए, सत्ता का सुख भी चाहिए, और पिछड़ों, शोषितों, दलितों के साथ कैसे खड़े हो पाओगे फिर आप? अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया कि भाई जो आरक्षण के समर्थक हैं, जो शोषितों पीड़ितों के समर्थक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आ जाएं, या तो उनके साथ आ जाएं या अलग आ जाएं। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि क्या ये जो भर्तियां हैं आउटसोर्सिंग, क्या वाकई ये कैंसर से बढ़कर हैं रूपेश कुमार जी? क्योंकि बहुत सारी बड़ी तादाद में रोडवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। कुल जो कर्मचारियों की संख्या जहाँ तक मुझे जानकारी 16 लाख हैं और 11.52 लाख पेंशनर हैं उत्तर प्रदेश में। रूपेश जी। जी सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं और
कि आपने एक बहुत अहम मुद्दे पर बात की है। आउटसोर्सिंग भर्तियां जो होती हैं शासन स्तर पे नहीं होती हैं, ये विभाग स्तर पे होती हैं। विभाग अपनी आवश्यकता और जरूरत के हिसाब से आउटसोर्सिंग भर्तियां करता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर आउटसोर्सिंग भर्ती की जरूरत विभाग को नहीं है तो विभाग नहीं करेगा। और रही बात आरक्षण की, तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी। बीच में अभी कुछ समय से मैं ये देख रहा हूं कि आउटसोर्सिंग भर्तियां भी आरक्षण व्यवस्था लागू कर रही हैं। जी बोलिए। तो मेरा यही मानना है कि आप पहले 2008 से अगर ये नियमावली या बहन कुमारी मायावती जी ने ये अगर प्रस्ताव नहीं थी, तो उस टाइम से अब तक की इस बीच में आपने आउटसोर्सिंग का विरोध क्यों नहीं किया? अगर आउटसोर्सिंग का विरोध करती तो हो सकता था कि आउटसोर्सिंग धरातल पे आती ही नहीं और सब विभागीय संविदा होता या नियमित भर्ती होती। आपने अभी तक उसका विरोध नहीं अच्छा किया। रुपेश कुमार, क्या आउटसोर्सिंग भर्तियों को आप अच्छा मानते हैं, खराब मानते हैं, कैंसर मानते हैं, क्या मानते हैं उनको आप? ये तो दुर्भाग्य है। युवा होगी आउटसोर्सिंग अगर भर्ती हो जाती है तो उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक माननीय मंत्री जी कहाँ रही, 2008 से इस बीच में कहा रही कि उसका विरोध क्यों नहीं किया आउटसोर्सिंग का विरोध? वाकई में कैंसर है आउटसोर्सिंग। क्योंकि चाहे हमारे घर का किसी और बच्चा हो, परेशान रहता है, उसका ढंग से ना हो पाता है और उसका मानदेय जो भी मिलता है कंपनी के थ्रू मिलता है। भाई मैं तो इसका विरोध करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी तक इसका विरोध क्यों नहीं किया? ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ा सवाल है। ब्रजेंद्र प्रताप, अनुप्रिया पटेल के इस वक्तव्य, मैं केवल अनुप्रिया पटेल की वक्तव्य पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैंने आज एक उदाहरण इस प्रोग्राम से पहले मैंने दिया कि संविदा और आउटसोर्सिंग जो लोग आते हैं वो उतने ट्रेंड टेक्निकल नहीं होते। एक बिजली विभाग का उदाहरण अभी हमने दिया, और एक जो मतलब फुल टाइम कर्मचारी है, जो अस्थाई कर्मचारी है, उसने ये बात बताई कि भाई ये स्थिति है, 8-8 10 हज़ार की भर्तियों के लोग हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। अंत में जब बीमारी लाइलाज होती है और अफसरों को अपनी खाल बचानी होती है तो फिर हमारे जैसे लोगों को भेजते हैं। उन्होंने ये बात भी मुझे बताई और समस्या का भी हल किया। तो एक तो ये एक्सपर्टीज़ है, मतलब उनकी कार्य दक्षता, कार्य कुशलता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने एक सवाल उठाया, केशव मौर्य मायावती की व्यवस्था को नज़ीर देते हैं। ये क्या चल रहा है? ये वास्तव में आरक्षण के हिमायती हैं, पिछड़ों शोषितों दलितों के हितैषी हैं? ये क्या मसला क्या है ब्रजेंद्र? दुर्गेन जी, ये जो आरक्षण का घोटाला है, जी, जो संविदा की भर्ती का घोटाला है, मैं इसको घोटाला मानता हूं। उत्तर प्रदेश में ये गुणवत्ता और आरक्षण दोनों का घोटाला है। जी, आपने बता ही दिया कि गुणवत्ता, जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो दक्षता होनी चाहिए, वो उस गुणवत्ता के कर्मचारी नहीं आ रहे, पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण में ये घोटाला जो हो रहा है, ये निजीकरण का विरोध होना चाहिए था। कर्मचारी नेताओं ने भी निजीकरण का विरोध किया था। रामविलास पासवान जब संसद में थे और मंत्री थे, तो संसद के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो निजीकरण है, ये एक तरह से नए किस्म के घोटाले को जन्म देने वाला है। जी, इसकी गुणवत्ता का भी, इनकी जो कर्मचारी हैं उनकी दक्षता का भी ये बड़ा घोटाला है। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अलग अलग विभागों में ये हो रहा है। आउटसोर्सिंग यानी निजीकरण की तैयारी है, निजीकरण ये ले आए। यहां से लेकर दिल्ली में जो, वो भी एक तरह का निजीकरण ही है, जिसमें मेरिट को हटाए हुए बिना लोगों को एलाइड आईएएस नियुक्त कर दे रही सरकार। जी, तो चपरासी से लेकर आईएएस बनाने तक निजीकरण और ये आरक्षण घोटाला है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में बयानों की, तो अनुप्रिया पटेल जो आज चिट्ठी लिख रही हैं और मंच पर बोल रही हैं, तो दुर्गेन जी 2017 से सत्ता में है अनुप्रिया पटेल और उनके पति और उनकी पूरी पार्टी। जी, अनुप्रिया पटेल या केशव प्रसाद मौर्य या जो भी आदमी कुछ कह रहा है, ये इस समय एक अभिनय है, एक मंचन हो रहा है। जो इंडिया अलायंस के साथ पिछड़ी जाति के लोग चले गए,
उनको भ्रम में बनाए रखने के लिए कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में हैं और तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं। इनकी जमीन खिसक गई है। बिरादरी जातियों के नेता हैं, इनकी जाति के लोग इनसे दूर हो गए, खिसक गए। मैं 3 चिट्ठियों का उदाहरण देता हूं अनुप्रिया पटेल की। एक तो यही चिट्ठी जो चिट्ठी अभी नहीं गई है लेकिन मंच पर बात आई है कि आरक्षण का घोटाला है आउटसोर्सिंग में। दुर्गेन जी लोकसभा के मेंबर भी हैं, इनके पति और पार्टी के नेता आशीष पटेल विधान परिषद में हैं, और प्राइवेट विधेयक लाने का भी, प्राइवेट मेंबर बिल लाने का भी प्रावधान लोकसभा में है। ये हाउस के अंदर नहीं कहती है। ये जितने भी लोकप्रिय भाषण पिछड़ों को रिझाने वाले हैं वो सारे के सारे भाषण टीवी के सामने चिट्ठी से, लोकसभा के अंदर इन्होंने कुछ नहीं कहा इस मसले पर। लोकसभा में इन्होंने 28 मिनट मोदी जी की तारीफ की, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ की। वहां पर आरक्षण के मामले में कोई बात नहीं हुई, पिछड़ों के आरक्षण के मामले में कोई बात नहीं हुई, नॉट फाउंड सुटेबल का जो आरक्षण घोटाला इन्होंने बताया था उस पर भी कोई बात नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के पहले अनुप्रिया पटेल का जो मिर्जापुर है, उस मिर्जापुर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था दुर्गेन जी, अवैध टोल टैक्स वसूली का, अवैध टोल टैक्स वसूली के खिलाफ पूरा विपक्ष, पूरे किसान अवैध टोल टैक्स की वसूली का विरोध कर रहे थे जी। चुनाव में जब ये हारते हारते बची तो अभी 15 दिन पहले इन्होंने चिट्ठी लिखी कि हाँ भाई टोल टैक्स अवैध रूप से वसूला जा रहा जी। और उस चिट्ठी के दूसरे दिन नंद गोपाल नंदी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उन्होंने दे दिया चिट्ठी का जवाब कि नहीं नहीं ये फर्जी वसूली नहीं है, ये जायज वसूली है जी। तो चिट्ठियों का मुंह तोड़ जवाब अनुप्रिया पटेल को उन्हीं की सरकार दे रही है। पहले अभी नंदी ने दिया, इसके पहले देवेश चतुर्वेदी जो कार्मिक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने दिया, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने दिया कि आप जो पत्र लिखती हैं वो झूठे हैं। और जनता ने इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब लोकसभा के चुनाव में दे दिया। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से ये लोग हारे हैं, इनका वोट खिसका है, उससे ये अभिनय की कोशिश कर रहे हैं। 17 से पति और पत्नी, इसके अलावा जो पिछड़े नेता बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने तो अपनी, केशव प्रसाद जब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे तो उन्होंने 10 लाख तक के जो आरक्षण है कोटे वो हैं ठेके, उसमें आरक्षण लागू किया था, लेकिन वो कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, मौखिक व्यवस्था थी। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को भी, अनुप्रिया पटेल जी को भी और पिछड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, अगर ये सीरियसली, ये वाकई अंतरात्मा से चाहते हैं कि पिछड़ों का कल्याण हो या जो संविधान की व्यवस्था है वो लागू की जाए, तो लोकसभा के भीतर बात करें, विधान परिषद के भीतर बिल लाएं, पार्टी के फोरम में बात करें, पब्लिक के फोरम में बात करके केवल ये अभिनय किया जा रहा दुर्गेन जी, ये फेस सेविंग है, ठीक बात केवल है। चेहरा बचाने की राजनीति है ये। ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कही कि भाई ये तो अभिनय है, एक्टिंग कर रहे हैं। चिट्ठियां लिखी गई, चिट्ठियों का जवाब मुंह तोड़ मिला। एक नंदी का जवाब की बात कर रहे हैं टोल टैक्स को लेकर ब्रजेंद्र। देवेश चतुर्वेदी एसीएस हैं, कार्मिक वाली चिट्ठी लिखी थी केशव मौर्य ने, उसका भी जवाब आ गया कि भाई सब कुछ पालन हो रहा है। वास्तव में ये नेता विधान परिषद या लोकसभा के अंदर ये बातें क्यों नहीं करते? क्या वास्तव में ये अभिनय है? और भर्तियों को लेकर क्या एक अलग तरीके से नहीं सोचने की जरूरत है क्या? एक ब्रेक ले रहा हूं। कैंसर से बढ़कर आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं क्या? ये बड़ा सवाल आज मंथन में उठा रहे हैं। सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अविरल मलिक की तरफ रुख करेंगे। अविरल मलिक, आपकी ही सहयोगी बार बार निशाना साध रही हैं, बता रही हैं कि भाई ये आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हैं वो कैंसर से ज़्यादा खतरनाक हैं और उनका वो इलाज चाह रही, पत्र लिख रही हैं। केशव मौर्य भी पत्र लिख रहे हैं। लेकिन ब्रजेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि भाई ये अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि बुरी तरीके से शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों के बीच में ये एक तरीके से सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी हकीकत सामने आ गई है। लेकिन सरकार के ही अंदर रह के बार बार ये बातें कहना, सार्वजनिक बयान देना, अरे भाई बैठ के भी बात हो सकती है। केशव मौर्य जी ने जैसे चिट्ठी लिखी, अभी अनुप्रिया जी कह रहे हैं केंद्र में मंत्री हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई दोनों बातें तो नहीं चलेंगी।
कि मंत्री पद की मलाई भी काटो और पिछड़ों की राजनीति भी करो, नहीं हो सकता। अविरल मलिक, ये सरकार के अंदर रह के सरकार की मुखालफत जैसा क्यों ये लोग कर रहे हैं? जी देखिए, एक प्रकार से सरकार का विरोध बिल्कुल नहीं। ये क्लैरिफिकेशन यदि मांगा जाए तो इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की खूबसूरती है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में, हमारे सरकार में, एनडीए में जिस तरीके से लोकतंत्र जिंदा है, सवाल पूछने की क्षमता भी है लोगों में, नेताओं में, और उसके साथ साथ सवालों का जवाब भी दिया जाता है, और जिस तरीके से सवाल पूछने की स्वतंत्रता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां तक बात है कैंसर की, तो जिस तरीके से उनके मन में यदि ये प्रश्न था तो निश्चित रूप से पूछना चाहिए था, और निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्य है वो सबका साथ सबका विकास है, हम किसी का शोषण नहीं करते। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है, तो अखिलेश यादव तो मॉनसून ऑफर दे रहे थे, मॉनसून ऑफर की बात कर रहे थे, तो ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था शायद कनॉट प्लेस के शोरूम्स में ज्यादा ये घूम लिए और जो सेल लगती है उसका असर ज्यादा इनके ऊपर। अरे वो आज वो कह रहे हैं, अविरल अपडेट कर दूं आपको, वो कह रहे हैं मुझे लगता है ये स्टूल किट वाले नेताजी का मानसून ऑफर हमें रद्द करना पड़ेगा। अपडेट कर दिया उन्होंने। अब ऑफर एक्सपायर होने में 3 दिन, जैसे हमारे आपके मोबाइल पर आता है ना कि आपका एसटीबी एक्सपायर हो रहा है, उसी तरीके से अखिलेश कह रहा है मुझे लग रहा है ऑफर रद्द करना पड़ेगा। जी देखिए, जिस तरीके से इनके बात कही जा रही थी समर ऑफर की, मॉनसून ऑफर की, विंटर ऑफर की, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकार से राजनीति नहीं कर रहे हैं, सभ्यता के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति में कपड़े बेचने का काम कर रहे हैं। 30% की सेल है, 30% की सेल है, इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और ठीक है अविरल, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने कहा बड़ी अच्छी बात है, आउटसोर्सिंग भर्तियों, कैंसर का सवाल पूछा जाना चाहिए। आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, आपके गठबंधन में लोकतंत्र है, बहुत बधाई कि आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र इतना बढ़िया है, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है, आउटसोर्सिंग भर्तियां कैंसर हैं क्या? जी देखिए, इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। और जिस तरीके से आउटसोर्सिंग की बात है या निजीकरण की अभी बात की जा रही थी, तो जहां तक निजीकरण की बात है और जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन की बात की जाए, तो एक वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। जिस तरीके से वो योग्यता के आधार पर चुनते हैं, अब आपका न्यूज चैनल है, आप तो देखते हैं एक प्रक्रिया होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो योग्यता के आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि किसको नौकरी पर रखना है, किसको यही बात तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज करके दलितों, शोषितों, पीड़ितों का हक मार रहे हो आप लोग, और मारने की तैयारी कर रहे हो, आरक्षण खत्म कर रहे हो। तो वो तो आप अपनी बात पे खुद ही मोहर लगा दे रहे हो विपक्ष की बात पे कि भाई सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दो, सारी चीजों का, एयरपोर्ट दे दो, पोर्ट दे दो, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, और उसके बाद फिर कौन सा आरक्षण मांगेगा? कौन से लोग आरक्षण मांग पाएंगे आपसे? जी देखिए, हमारा जो अविरल मलिक, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। जी देखिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता का साथ, जनता का विकास, सबका साथ सबका विकास, और वो धरातल पर नजर आ रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से एक्सपोज हो गई या फिर एक्सपोज कर रहे हैं ये लोग, तो इन्हें अपने विषय में बोलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय की यदि बात करते हैं तो अयोध्या वाली जो घटना अभी हो रही है उस विषय पर बोल रहे हैं, उसके साथ साथ ये रामपुर तिराहा कांड पर कभी नहीं बोलेंगे, इन विषयों पर कभी नहीं बोलेंगे। इसीलिए इन्हें जनता जानती है, जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। और जहां तक अरे सबक किसको सिखाया अविरल मलिक? सबक तो आपको सिखा दिया, उनको कहां सिखाया? उनको तो आगे बढ़ाया है। का सवाल है तो जनता ने इन लोगों को सबक सिखा दिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करके दिया गया जनता के द्वारा, वो सबको मालूम है। अभी लोकसभा का याद नहीं है आपको? लोकसभा वाला भूल गए हो क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से याद है। मैं इसके विषय पर भी एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं आपके। अरे सारे लोग क्लैरिफिकेशन दे दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इनकी वजह से आ रहे, उनकी वजह से आ रहे। आप भी बोल लो भाई, आप भी बोलो। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का विषय है, जिस तरीके से इन्होंने संविधान को
मुद्दा बनाया और कहा इनके द्वारा कि जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया कि संविधान को बदल दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, तो शायद मुझे लगता है इन्होंने केशवानंद भारती केस नहीं पढ़ा था। केशवानंद भारती केस में बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद के पास अधिकार नहीं है कि वो संविधान को बदले, संविधान को पलटे या बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल भावना में। ठीक है, इसका मतलब आप जनता को समझा नहीं पाए कि विपक्ष झूठ बोल रहा। कुल मिला के यही कारण है। मान सिंह पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपना दल जुड़े हैं। मान सिंह पटेल, सोनीलाल पटेल जो अपना दल के संस्थापक थे, उनके बहुत ही करीबी नेता रहे और अपना दल जो आजकल जो अपना दल एस है उसके संस्थापक सदस्यों में से भी रहे। मान सिंह पटेल, अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि भाई ये जो भर्तियां हैं ये कैंसर से भी खतरनाक हैं, इसके पीछे कोई राजनीति देखते हैं, ईमानदारी से दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए वो प्रयास करती नजर आती हैं। क्या मानते हैं आप मान सिंह पटेल? सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार जी। केंद्र व भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, इनके यहाँ एक फैशन के रूप में आउटसोर्सिंग का जाल बिछ रहा है ताकि हमको सरकारी नौकरियां न देनी पड़े। और आउटसोर्सिंग में चूंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए ये उनका एक सीधा फंडा है कि इसके सहारे, आउटसोर्सिंग के सहारे संविदा पर कर्मचारियों को, अधिकारियों को रख लिया जाए और समय समय पर सरकार से अप्रूवल लेकर और ये देश के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं या केंद्र सरकार के वो विभाग हैं, वहां ये फंडा बड़ी जोरों से अपनाया जा रहा। रही बात निजीकरण क्षेत्रों में, वहां भी समय समय पर बात उठती रही है कि यहाँ भी आरक्षण का अक्षरता पालन होना चाहिए, परंतु यहाँ पर जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, खास तौर से 2014 के बाद, वहां पर ये चीज देखने की आई कि जो काम सरकार अपने दम पर कर सकती है कि हमारी पब्लिक में इमेज खराब हो सकती है, उसको कराने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंचों की सबसे बड़ी अदालत ने जब मंडल आयोग की सिफारिश को अपनी मोहर लगा दी, उस समय एक क्रीमी लेयर का नया शगुफा छोड़ करके उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया, और जिसका कारण पूरे देश में ये बना कि आज मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुए लगभग 30 वर्ष हो गए और अभी तक बमुश्किल 6% का कोटा पूरा हो पाया है। यही फंडा 1 अगस्त को, अभी 3-4 दिन पहले, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में आजमाने का पूरा प्रयास सरकार ने किया और वो सारा न्यायपालिका पर डाल दिया। और आज पूरे देश में जो आरक्षण को लेकर खास तौर से जो चर्चा चल रही है, उसमें चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे सर्विस क्लास के लोग हों, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, स्टूडेंट हों, इससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं और ये चर्चा पूरे देश में जोरों से होनी चाहिए। ताज्जुब ये है कि जब देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदय ये अफसोस जता चुकी हैं कि जिस प्रकार से आईएएस और आईपीएस का एक आयोग है और उस आयोग के तहत ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था के तहत हमारे प्रतिभाशाली जो सीट को गवर्न करने वाले लोग हैं वो वहां पहुंचने का काम कर रहे हैं, तो न्यायपालिका कौन सी इतनी बड़ी जो है ताकत है कि हम न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से इन चेयरों पर ऐसे लोगों को क्यों नहीं बैठा सकते हैं। तो समय समय पर जो सरकारें, अभी किरण रिजिजू साहब ने पिछले बार राज्यसभा में प्रस्ताव एक रखा था कि मैंने बहुत प्रयास किया, राज्यों से भी अनुरोध किया, न्यायपालिका से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया, लेकिन इस पैटर्न में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और जिसका खामियाजा आज पूरे देश में जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लगभग 80-85% उसको भुगतना पड़ रहा। खास तौर से आर्टिकल्स 12 में, संविधान के आर्टिकल्स 12 में जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को राज्य के रूप में मानने की दी गई थी और उनको भी एक राज्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट को गवर्न होना चाहिए था, लेकिन इतनी असीमित शक्तियां प्राप्त हैं कि आज सीधे लोग मुंह
न हमारे राजनेता, न सरकारें और न हमारे तमाम सामाजिक संगठन सीधे रूप से आप आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आखिर ये जो इतना बड़ा इस समय मुद्दा देश के अंदर गरमा रहा है, इसके लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन से मंच की तलाश करें कि जहां हम अपनी बात रख सकें। तो ये आपने जो आज मंच दिया है, इस मंच के माध्यम से कम ये बात बाहर जाए कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका में भी ऐसे लोग बैठे हैं, वो भी मानव ही हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी या अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं इस समय, इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया है इस पर बहस होनी चाहिए और न्यायपालिका को भी इसमें विचार करने के लिए थोड़ा लिबरल होना चाहिए कि ऐसी कोई हमारे यहाँ ठीक है। मान सिंह पटेल एक सीधा जो सवाल है वो ये है कि क्या आउटसोर्सिंग भर्तियां, संविदा भर्तियां, क्या ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है या ये कैंसर से भी खतरनाक हैं? और 2017 से अब तक सत्ता सुख भोगने के बाद अनुप्रिया पटेल अब क्यों ऐसा कह रही हैं? इसका जरा जवाब चाहते हैं हम आपसे। अनुप्रिया जी समय समय पर ये बिंदु उठाती रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया फैक्टर है। उन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण की भी बात किया था अपने समय पर, जाति जनगणना की भी उन्होंने बात किया। जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, अनुप्रिया पटेल जी का जो है लॉजिक है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दलेस की, समय समय पर सामाजिक न्याय की बात उन्होंने उठाने का काम किया है। और आज इसमें जो भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग चाहे जिस भी विचारधारा वाली पार्टियों में काम कर रहे हो, इन मुद्दों पर उनको भी उठाना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़े समाज प्रभावित हो रहा है। ठीक है, राघवेंद्र राजू के पास रुख करेंगे। राघवेंद्र राजू, ये मुद्दा जैसे मान सिंह पटेल कह रहे हैं कि वो लगातार अनुप्रिया पटेल इस तरह काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को आना चाहिए। बहन कुमारी मायावती ने इस बात को फिर एक बार पुरजोर आवाज उठाई है, लेकिन ब्रजेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि भाई ये सब सत्ता सुख भोग रहे हैं और 2017 से सत्ता सुख भोग रहे हैं, मौज काट रहे हैं। मतलब कोई ऐसा अब कोई बचा ही नहीं जिसको एमएलसी एमएलए में मंत्री बनवा लें परिवार में। उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं, अब इनको ऐसा लगने लगा कि इनका जो जनाधार है वो खिसक रहा है, तो ये तरह तरह की चिट्ठी पत्री लिख के अपना चेहरा बचा रहे हैं, अब एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग। जी दुर्गेन जी, ये तो निश्चित बात है, पूरे देश में जो स्थितियां बनी है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, अनुप्रिया पटेल की बात करें, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद की या ओम प्रकाश राजभर की, सभी का जनाधार तो उनके जो जिस जाति और बिरादरी को लेकर के सत्ता में उनका सुख भोग लोग ले रहे हैं, उन सत्ता के लाभ में निश्चित तौर पर समाज और बिरादरी उनका साथ छोड़ गई, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के वो सदन में आए थे, उन मुद्दों को जाकर के कुर्सी पाने के बाद वो बदल गए। अब स्थितियां जब उन्होंने वर्तमान में देखी है, तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, आप तो केवल आरक्षण की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया जी ने जातिगत जनगणना की भी बात की और उन्होंने भी इस तरीके से विवाद खड़ा कर दिया था। जो भी भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे कि 15 साल का आप रोड टैक्स ले रहे हैं और इसके बाद आप टोल टैक्स भी ले रहे हैं, तो ये तमाम जो बातें हैं, किसान और प्रधानमंत्री जी का नारा था जाति और समाज से बढ़कर के किसान, नौजवान, बेरोजगार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संविधान सभा में 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था, उसमें अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7% और अन्य पिछड़ा बिरादरी को 27%, लगभग 50% ये आरक्षण का मामला चल रहा है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने ये मामला उठाया और आपने देखा कि उन्होंने अपने यहाँ कैबिनेट से पास कर दिया 50 की जगह 65%, और खास तौर से जो 10% सवर्णों को आरक्षण की बात कही गई 2019 में जब लोकसभा में बिल लाया गया था। लेकिन ये भी एक आर्थिक कोई स्थितियां और तमाम धार्मिक और तमाम चीजों में उन चीजों को लगा दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन होना चाहिए था, आज आखिरकार क्यों पत्र लिखे जा रहे मुख्यमंत्री में। मायावती जी ने भी इस सब चीजों पर लेकर के अपनी टिप्पणी की है। लेकिन दुर्गेन जी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और जो लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, और उनको आरक्षण के दायरे से क्या बाहर नहीं किया जाना चाहिए?
और ये लगातार ये भी मांग कर रहे हैं, तमाम हम देखते हैं जो आरक्षण मोर्चा वो ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी आरक्षण प्राप्त करता लोग हैं इनके मकानों के बाहर पट्टिका लगाना चाहिए। ये आरक्षण प्राप्त करता जिस तरीके से राशन वाले लिखे रहते हैं, तो आप लिखिए ना। जब आप इतना मानते हैं कि भाई जो आरक्षण में जो है हम कहते हैं, जब इतना बड़ा तबका है और जब आरक्षण 10 वर्ष के लिए लागू किया था, जितने वर्ष हो गए, तो ये तमाम जो स्थितियां बन रही हैं देश में जाति उन्माद पैदा करने के लिए। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आज जो स्थितियां हैं और जो आउटसोर्सिंग की बात बहन अनुप्रिया पटेल जी ने, केंद्रीय मंत्री ने उठाई है, और उन्होंने ये भी बात कही कि केशव मौर्य जी के बयान का हम समर्थन करते हैं कि संगठन से सरकार बनती है। तो तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। उनकी कारखाने की बैठक थी 4 तारीख की, और ये भी बात सच है कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी मानते हैं कि विपक्ष उनका कुछ भी कहे, वो योगी जी पे आरोप लगाए या आरक्षण की बात रखे या वो कोई भी रखे, भाजपा का उसमें मुंह कहीं ना कहीं इनका समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस बात का समर्थन की मोहर लग जाती है कि सामाजिक न्याय के बात पर कोई राय सभी दल नहीं बनाना चाहते, कि सामाजिक न्याय के दायरे में सारे दल एक राय बनाए। और निश्चित तौर पर अगर वास्तव में आरक्षण का लाभ जिनको मिल चुका है, और हर जगह शिक्षा में आरक्षण, छात्रवृत्ति में आरक्षण, तमाम जगह जो आरक्षण हो गया है, हर जगह जो आरक्षण पे आरक्षण, और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है और केवल व केवल सत्ता पाने का सुख है, वही स्थितियां पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 650 तमाम अन्य दलों के लोगों को साथ जोड़ा और 450 से ज्यादा पूर्व सांसद विधायकों को उन्होंने जोड़ा। उनके पास अपने जाति और समाज में उनके दल के लोग हैं, वो बोल सकते थे दुर्गन जी, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आपने देखा हो कि उनके जाति समाज के लोग, भाई कुर्मी समाज के विनय कटियार जी भी है, स्वतंत्र देव जी भी है, बाबूराम निषाद जी भी निषाद पार्टी के नेता है, तमाम उनके जाति समाज के नेता है, वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल, छोटे छोटे से दल जो जिस आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी ये मूलभूत समस्या तो है, क्योंकि आखिरकार उनको अपनी बिरादरी को कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा। और वोट की राजनीति में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा तबका में फिर ठीक है, लोकसभा चुनाव में खुद प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को माना कि क्षत्रियों की जिस तरीके से नाराजगी थी, अगले वर्ग की जिस तरीके से नाराजगी थी, तो ये बात कहाँ उठेगी। 11 सितंबर को मैं समझता हूँ भारतीय किसान यूनियन का जो लखनऊ में आंदोलन हो रहा है, उनमें यह भी मुद्दा उठेगा आरक्षण को लेकर के। आरक्षण को लेकर के जो आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, तो ये ठीक है, तमाम बातें जो हो रही है, लेकिन अगर सत्ता आप ही की है, केंद्र में हो या प्रदेश में हो, इससे कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, और मायावती जी के बयान के बाद तमाम भी कहीं आगे आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कहीं आपस में टकराव न दिखने लगे। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, ये तो बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं, बहुत सारे लोग कई भी रहे टकराव चल रहा है। मैं इसे अलग तरीके से देखता हूँ कि भाई आउटसोर्सिंग ये कितना बड़ा खतरा है आरक्षण के लिए, कितना बड़ा खतरा है कार्यकुशलता, दक्षता के लिए। हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर एच एन उपाध्याय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ़ी के साथ में डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपका नेटवर्क कुछ इस बीच गड़बड़ रहा और आपसे बात मैं नहीं सीधा कर सका। डॉक्टर उपाध्याय, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं, प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे थे कि भाई उनके पार्टी में लोकतंत्र है, और अगर वो अनुप्रिया पटेल का आंसर कह रही हैं आउटसोर्सिंग को, तो अब तो पूरे देश में भयानक रूप से आउटसोर्सिंग भर्तियां हो रही हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा है, और फिर ये जो सरकार में शामिल सरकार की मलाई काट रहे हैं दल, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? डॉक्टर उपाध्याय अनम्यूट करिए। उपाध्याय जी, बड़ा देर बाद हो सकता है नेतृत्व नहीं हो, इसके लिए तो आप जो कह रहे हैं आम प्रवक्ताओं के बाद पहली बार आपने जो सोचिंग की व्यथा बताई थी अपनी बिजली कनेक्शन करने के लिए जो मान, अब नाम का बहुत एच एन उपाध्याय को फोन पर जोड़ दिया जाए, मुझे लगता है ठीक रहेगा। मैं ब्रजेंद्र प्रताप की तरफ रुख करूंगा। ब्रजेंद्र प्रताप, अभी जैसे आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ बोलिए 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 बोलिए, उपाध्याय जी बोलिए, उपाध्याय जी बोलिए।
HN उपाध्याय है हमारे साथ में? नहीं है। अब अवरोध है। ब्रजेंद्र प्रताप की तरफ जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, चूंकि अब वक्त कम है और सारे लोगों को एक बार लेना है। तो ब्रजेंद्र प्रताप, इसको किस तरह हम देख सकते हैं? जैसे राघवेंद्र राजू ने एक अलग तरीके से एंगल देने की कोशिश की, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था राघवेंद्र राजू आरक्षण चाहते हैं कि बार बार रिवाइज हो, लेकिन आरक्षण तो मूल अधिकार है और संविधान इस बात की हमें इजाज़त देता है कि भाई कम से कम जो वर्ग पिछड़े हैं, शोषित हैं, जिनका तरक्की नहीं हुई, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ब्रजेंद्र प्रताप, अनम्यूट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो राजू जी कह रहे हैं, आरक्षण बनाने वाली समिति ने कहा था, खत्म करा हमारे, जब मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आरक्षण जब देश में लागू किया गया था तो उसके पीछे भाव था और ये कहा गया था कि उसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए समय समय पर। उसकी समीक्षा नहीं हुई इस देश में। समीक्षा जरूरी है, समय के हिसाब से उसकी समीक्षा होनी चाहिए जी। दूसरी बात कि अनुप्रिया पटेल से लेकर चिराग पासवान तक किसी भी आदमी ने बीते 30 साल में क्रीमी लेयर खत्म करने की बात नहीं कही। इन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा दिया जाए। दुर्गेन जी जी जो अभी मान सिंह पटेल कह रहे थे, अदालत को सामने लाए, तो मैं इन सबको ये बताना चाहता हूं कि बीते 30 साल से किसी पिछड़े और दलित नेता ने ये नहीं कहा है, कोई बयान नहीं दिया कि क्रीमी लेयर खत्म किया जाए। ये कहते रहे क्रीमी लेयर में उसका दायरा बढ़ा दिया जाए, जैसे पिछड़ी जाति में है तो 8 लाख रुपए सालाना आय कर दिया जाए। एक बात तो ये अपनी सुविधा के अनुसार बयान जारी करते हैं। अनुप्रिया पटेल, मैं बिल्कुल मानता हूं और आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण में ये जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं दुर्गेन जी, पूरे देश में बहुत बड़ा घोटाला है ये जी। इसमें दक्षता का भी किनारा किया गया है। इसमें भर्ती करते समय रिश्वतखोरी की भी तमाम शिकायतें आई हैं, बड़े पैमाने पर। इसमें सिर्फ आरक्षण की बात नहीं, आरक्षण का एक सवाल अपने पास है। आरक्षण जैसे संविधान ने कहा है वैसे लागू करना चाहिए इन भर्तियों में भी। मैं इसका समर्थक हूं और संविधान इसकी बात कहता है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग की भर्तियों का तरीका है उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कंपनियों के लोग इनके ठेकेदार हैं। जैसे सड़क की ठेकेदारी थी, ऐसे ही आउटसोर्सिंग में भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें हैं। इन सारे नेताओं को मिलकर विधानसभा में एक व्हाइट पेपर ले आना चाहिए। इस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो भाजपा के साथी कह रहे थे और सारे लोग कह रहे हैं, अनुप्रिया पटेल के बयानों का समय, मुख्यमंत्री के खिलाफ लॉबिंग, केशव प्रसाद मौर्य और एक विधानसभा में एक विधेयक का गिर जाना, तो देखिए अनुप्रिया की 3 चिट्ठियां हैं दुर्गेन जी, और उसके समय उसके पीछे के बैकग्राउंड को देखिए। पहली चिट्ठी इन्होंने जब लिखी, इनकी मां के खिलाफ कानपुर में एक FIR हुई जी। माता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी पुलिस ने। 1.5 महीने तक ये लोग पैरवी करते रहे कि पुलिस चार्जशीट से इनकी मां का नाम हटा दे जी। एक चिट्ठी लिखी गई। दूसरी चिट्ठी लिखी गई जब पल्लवी पटेल मुख्यमंत्री से मिलकर आई जी, इनकी बहन जी, तब दूसरी चिट्ठी लिखी गई। अब जो तीसरी चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी के पहले उनके पति के जो बॉस थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे जल निगम में, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की FIR दर्ज हो गई है हजरतगंज थाने में। उसमें जांच पड़ताल शुरू हो गई है। इनके पति के भी, जब जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता थे, उस समय जो घपले घोटाले किए होंगे या नहीं किए, उसकी जांच शुरू हो गई है। तो तुरंत जैसे ही जांच शुरू हुई, परिवार पर आंच आई, तो तुरंत चिट्ठी लिखती। इनकी अगर ब्रजेंद्र, आपने तो खोजी पत्रकारिता कर डाली, बड़ा जबरदस्त। आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं वो गोल गोल बातें करते हैं आमतौर पर, है ना, लेकिन आपने तो लग रहा कि बिल्कुल 20-25 साल 26 साल पुरानी पत्रकारिता को बिल्कुल लेके कंधे में बिल्कुल फार लेके खोदना शुरू कर दिया जी। तीनों चिट्ठियों की टाइमिंग में बता रहा हूं, तीनों चिट्ठियों की टाइमिंग। तो एक तो भ्रष्टाचार के FIR, मां के खिलाफ FIR, और चित्रकूट में इनके जेठ के ऊपर आशीष पटेल जो कैबिनेट मंत्री, उनके भाई पर बर्छी से हमला हो गया, एक भी हमलावर गिरफ्तार नहीं किया गया। तो वो भी एक पीड़ा है। 3 दिन से DGP तक ये लोग लगे हुए हैं कि कुछ हो जाए। तो मैं ये बता रहा हूं आप सब साथियों को कि सन 2017 से सरकार के हिस्से हैं।
इन्होंने आउटसोर्सिंग के बाद, आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग की बात सदन में नहीं कही। सिमरनजीत कौर आप सबको याद होंगी, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था लोकसभा के अंदर। जी जी। और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो विवादित बिल वापस लिया। अनुप्रिया पटेल उस वक्त भी इस किसान बिल का सबसे पहले समर्थन करने वाली थी। तो लोकसभा के अंदर इन्होंने उसका, अगर कुछ करना था तो आप इस्तीफा दे देती, कोई डेडलाइन देती कि योगी जी अगर आपने आरक्षण नहीं लागू किया तो 2 महीने में हम सरकार छोड़ देंगे, या हम साल भर का आपको समय देते हैं। समय नहीं देना, कोई डेडलाइन, कोई चुनौती नहीं देनी सरकार को, सिर्फ चेहरा बचाने के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। ठीक बात है ब्रजेंद्र, बस 10 सेकंड। अविरल मलिक जरा इस पर जवाब दे दीजिए। ब्रजेंद्र प्रताप ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया सीधे तौर पर, मैं बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं चाहता। अविरल मलिक जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अब सारे लोगों की आवाज नहीं दबी हुई है भाई, बोलिए जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है, हम आरक्षण के विरोधी कतई नहीं है। लेकिन जहां तक बात है योग्यता की, योग्यता को भी निश्चित रूप से महत्व मिलना चाहिए, योग्यता को भी महत्व दिया जाना चाहिए, आरक्षण को भी महत्व मिलना चाहिए, योग्यता को भी महत्व मिलना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के समय में न्याय होने की बात है, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए, यदि किसी के कालखंड में न्याय हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के कालखंड में ही सामाजिक न्याय की बात ग्राउंड पर उतरी है। ठीक है ठीक है। अब ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास, एक 5 सेकंड में बात करना चाहता हूं रुपेश कुमार से। रुपेश कुमार, आउटसोर्सिंग भर्तियां होनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? बस सीधे तौर पर। आउटसोर्सिंग भर्तियां पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें युवाओं का जो पूरी तरह से दोहन हो रहा है। और मेरा यही मानना है कि आउटसोर्सिंग संविदा पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और नियमित भर्तियां होनी चाहिए, जिससे देश का और प्रदेश का विकास हो सकेगा। ठीक है। राघवेंद्र राजू, इसी पर एक टिप्पणी, आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर क्या सोचते हैं आप, जल्दी से? राजू जी अनम्यूट करिए, आपका कनेक्शन गड़बड़ाया हुआ लग रहा है इधर। नहीं, कनेक्शन नहीं, आपकी तरफ से बंद कर दिया गया था। जो हलचल पैदा कर दी है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, और जिस तरीके से केशव मौर्य जी के बयान आ रहे हैं, मैं समझता हूं आने वाले समय में केंद्र और प्रदेश में इसी आउटसोर्सिंग सर्विस को लेकर के, जब आपने देखा घर पत्र का उन्होंने जवाब दे दिया, और जब जवाब दे दिया तो उन सब चीजों का बार बार पटल पर लाना और उठाना। ब्रजेंद्र जी एक बात बहुत सही कह रहे थे, और एक भी आप ध्यान रखिए दुर्गेश जी कि जब अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री है, और एक बात लगातार यही मान सिंह पटेल जी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि जो संस्थापक जैसा काई सोनेलाल पटेल जी हैं, उनकी जो मौत हुई है वो मौत क्या है, हत्या है या साजिश है? बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राजू, वक्त इजाजत नहीं देता। ब्रजेंद्र प्रताप बहुत धन्यवाद। अविरल मलिक, रुपेश कुमार, डॉक्टर एच एन उपाध्याय, मान सिंह पटेल, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। कर्मचारी संगठन कहते हैं कि आउटसोर्सिंग भर्तियां अभिशाप हैं, युवाओं का इसमें हक मरता है। अनुप्रिया पटेल कह रही है कैंसर से भी खतरनाक हैं। अब भर्तियां तो हो रही हैं, निर्णय सरकारों को लेना है। आरक्षण समर्थक ओबीसी संगठन इस कहते हैं कि इसमें पालन नहीं हो रहा है। केशव मौर्य कहते हैं कि मायावती की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। बड़ा घमंजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।